जहाँ पे खड़े थे पिछले क्लास और उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक बार जरा रिकैप्सुलेट कर लें कि अब तक हमारी बात कहाँ तक हुई है, कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ हमको जाना है ना। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी का सेक्शन ओपन किया। हमने इस सेक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन लिया कि फंडामेंटली इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को किस तरीके से रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट का जिस तरीके से आरबीआई को हम इकोनॉमी को रेगुलेट करते देखे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में, उसी तरीके से गवर्नमेंट किस तरीके से इकोनॉमी को रेगुलेट करता है, इसको हम फिस्कल पॉलिसी में पढ़ते हैं। हमारी बात शुरू हुई पहले तो पिछले क्लास में हमने जेनरिक एक पब्लिक फाइनेंस का इंट्रोडक्शन लिया कि पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त कहने का मतलब क्या है और ये निजी वित्त से अलग कैसे है, ये प्राइवेट फाइनेंस से अलग कैसे है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसको गंभीरता से क्यों लिए जाने की ज़रूरत है, उसको एक प्रोसेस से क्यों करने की ज़रूरत है, एक प्रक्रियावार ढंग से उसको हैंडल करने की क्यों ज़रूरत है, राइट। सो पब्लिक फाइनेंस के ऊपर हम लोग एक इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं कि पब्लिक फाइनेंस क्या है। पब्लिक फाइनेंस का मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में कंपैरेटिव नजरिया हम समझते हैं कि किन किन मुद्दों पे पब्लिक फाइनेंस जो है यानी कि गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी से अलग रहता है। अगली बात हम लोगों ने देखा कि भाई गवर्नमेंट का इंटरेक्शन मल्टीपल पॉइंट पे होता है, तो हर पॉइंट पे हम कैटेगोरिकली उस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम उन कोर प्रोसेसेस को देखें जो कि एक सरकार को हमेशा फॉलो करना पड़ता है वेन एवर पब्लिक फाइनेंस इज इन्वॉल्व। कहीं पे भी अगर लोक वित्त इन्वॉल्व है तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे उसको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जो कि जाहिर सी बात है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब किया हुआ तरीका है, उसको फॉलो करेगा, राइट। सो हम लोगों ने डायरेक्शन लिया कि फिस्कल पॉलिसी को पढ़ने का जो सबसे अप्रोप्रिएट शुरुआती तरीका होगा कि लेट्स टॉक अबाउट बजट। हम लोग बजट को देखें, गवर्नमेंट बजटिंग कैसे करता है, और बजट के अंदर हम लोग जो है सो टैक्स कंपोनेंट को भी देखें, क्योंकि बेसिकली बजट के एक्सपेंडिचर और टैक्स को मिला दीजिएगा तो इकोनॉमी से बाहर निकालने का आर्म और इकोनॉमी में वापस पुट करने का आर्म, ये दोनों चीज जो है वो आपको मिल जाएगा। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मैनेजमेंट का हम लोगों ने जिस तरीके का माइंडसेट बना करके रखा हुआ है, तो हमको एक टेक आउट मैकेनिज्म और पुट इन मैकेनिज्म हमको नजर आना चाहिए ताकि हम ज़्यादा इजीली सेंस बना सके, राइट। सो पिछले क्लास में हम लोग बजट पढ़ना चालू किए। बजट को हम लोगों ने दो लेवल पे डिफाइन किया। पहले लेवल पे कि बजट का आइडिया क्या है, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बजट। तो ये तो बात प्लानिंग की है कि हमको भविष्य के लिए एक प्लानिंग करने की जरूरत है। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा कि बजट का प्रोसेस क्या होता है। तो टेक्निकली बजट का भले ही विचार है अगले साल का प्लानिंग, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए उतरते हैं, जब हम व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए उतरते हैं, तो एक सेट प्रक्रिया है जिससे गुजरना होगा। हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स 112, 256, 265, 266, ये सभी जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाने वाले हैं। और इस तरीके से हम देखें कि अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, फाइनेंस बिल पास होगा, शुरुआत में ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। तो एक पूरा का पूरा हमारे पास पार्लियामेंट का सेशन जो है वो ब्लॉक पड़ा होता है फॉर दिस पर्पस ओनली, जिसमें कि ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, राइट। तो पिछले क्लास में हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कुछ इस जगह पे खड़ी है जहां हम बजट का ये बात समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट समझा था। हम उसी बात से शुरू करके आज के डिस्कशन को हम आगे ले जाना चाहते हैं, राइट। वापस से एक बार फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट हमारा रिफाइन हो जाए कि व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल ईयर। ये वर्ष ही है, ये एक साल का समय ही है, लेकिन बस अंतर ये है कि नॉर्मल कैलेंडर ईयर जो कि जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में रन करता है, ये ऐसा ना करके ये बल्कि एक माह के मार्च से दूसरे के फरवरी के बीच में रन करता है। तो असल में ये यहाँ मार्च 2020 से फरवरी
2021 के बीच में। तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एकेडमिक ईयर से वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं कि एकेडमिक ईयर भी जो है वो फाइनेंशियल ईयर की तरह ही होता है। सब अंग्रेजों की देन है, उन्होंने किया है, हम लोग धीरे धीरे इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं ना। सो एक वैलिडिटी जो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में अप्रोप्रिएशन बिल का देखा या फिर फाइनेंस बिल का देखा, तो उसकी वैलिडिटी क्या है, 1 साल की, 1 फाइनेंशियल ईयर की, है ना। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए फिर यही प्रक्रिया दोबारा से हमको अपनाना पड़ेगा, राइट। अगर इस नज़र से हम देखें तो हमको एक बजट का साइकिल कैसा नज़र आएगा। लेट्स से कि अभी के समय 2023 है, तो मार्च 2023 में सरकार ने कुछ बजट बनाया होगा, और ये मार्च 2023 का बजट जो है वो कहाँ तक जाएगा, वो अगले फरवरी 2024 तक जाएगा। फिर फरवरी 2024 से फिर अगला मार्च 2024, यहाँ के बीच में बजट सेशन होगा, जो बजट पास होगा, और अगला बजट जो है सो फिर अगले साल के लिए वैलिड होगा मार्च 2024 से फिर ये फरवरी 2025। आप समझ रहे हैं कि साइकिल कुछ ऐसा होगा, है ना। तो अगर लेट्स से कि इस दौरान में लेट्स से कि इस दौरान में यहाँ से नॉट इस दौरान में यहाँ से हमने बजट पास करने का प्रोसेस शुरू किया, यहाँ तक हमने बजट पास किया, और इस लाइन के आगे हमारे पास इस फाइनेंशियल ईयर का परमिशन है। इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने पे हमारा परमिशन एक्सपायर करता है, फिर हमको एक बजट का सेशन रन करना पड़ेगा, तो हमको अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमको परमिशन मिल जाएगा। सो यू गेट द आइडिया कि हर साल हमको ये प्रक्रिया कुछ इस तरीके से करनी पड़ती है, राइट। नाउ एक बजट का वैलिडिटी तो 1 फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन बजट के अलावा बजट के जैसा दिखने वाला 2 और चीज होता है जिस पे अभी हमारी चर्चा हो जानी चाहिए। पहला चीज होता है जिसको हम कहते हैं इंटरिम बजट। लेट्स टॉक इंटरिम बजट। हिंदी में इसको अंतरिम बजट कहते हैं। किसी किसी साल जो है वो आप मीडिया में देखेंगे कि मीडिया बजट को जो है वो अंतरिम बजट कहेगा। हर साल के बजट को अंतरिम बजट नहीं कहेगा, कुछ साल के बजट को जो है वो अंतरिम बजट कहा जाएगा, है ना। सो इंटरिम बजट है क्या चीज़, अंतरिम बजट कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, एक नॉर्मल बजट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस, जनता का पैसा है, अगले फाइनेंशियल ईयर में इसका क्या करना है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव को, सरकार को दी गई है। और किसने दिया है, खुद जनता ने दिया है, बाय पुटिंग देम इन पावर। उनको शक्ति पे पहुंचा करके वो जनता ने उसको तय किया है। अब सरकार प्राथमिकताएं तय करेगा कि अगले 1 साल में हम ज़्यादा पैसा जो है सो स्पेस के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, इसरो के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, या फिर हम हॉस्पिटल मॉडर्नाइजेशन पे खर्चा करने वाले हैं, या फिर हम गवर्नमेंट के अपने अपने प्रायोरिटेटिव्स होंगे, और हर गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करेगा कि हाउ दे वांट टू स्पेंड द मनी, है ना। कोई राइट जनता के मैंडेट से मिला है। लेकिन ये तो नॉर्मल साल की बात हुई, लेकिन हम जानते हैं कि सरकार तभी तक बनी है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है। और लोकसभा में हम जानते हैं कि एक बार चुन करके गया है, उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा, फिर से आम चुनाव होगा और फिर से भरा जाएगा, है ना। तो इसमें से चुनाव का वर्ष खास है, जो इलेक्शन का ईयर है वो खास है, क्योंकि इलेक्शन के ईयर में शक्ति चेंज हो सकता है। तो लेट से कि हमारे पास ऐसा चल रहा है कि एक पार्टी जो है वो सत्ता में है, और वो जो है फरवरी मार्च में पिछला बजट बनाया, और जून जुलाई में जो है उसका बजट जो है वो एक्सपायर करने वाला है। जून जुलाई में उसका सरकार बदल सकता है। जून जुलाई में इलेक्शन है, हो सकता है कि
गवर्नमेंट चेंज हो सकता है कि दूसरी पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाए, और अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो फिर सरकार बदल जाएगा। जो जाती हुई पार्टी का बजट है, जो उसने पिछले फरवरी में बजट पास किया था, उसका वैलिडिटी क्या था? उसका वैलिडिटी तो अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक था। लेकिन बीच में हो सकता है कि सरकार जो है वो बदल जाए, हो सकता है कि सत्ता जो है वो बदल जाए। तो एक सिद्धांत ये कहता है कि एक जाती हुई सरकार के पास ये नैतिक हक नहीं होता है कि वो किसी आने वाले सरकार के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को सेट कर दे। तो एक जाती हुई सरकार के पास ये नैतिक हक नहीं है कि वो कुछ बदलाव कर दे। अब कोई नहीं जानता है कि अगले इलेक्शन में क्या होगा, तो हो सकता है कि जो पहले सरकार में था अगले इलेक्शन के बाद फिर वही चुन करके आ जाए। जैसे अभी एनडीए का देखिए, मोदी जी का गवर्नमेंट सेकेंड टर्म में आया, तो ये इंटरिम बजट वैसे तो नॉर्मल बजट ही होता है, ये हर मायने में नॉर्मल बजट होता है, यानी कि नॉर्मल बजट के सभी रूल्स इस पे लागू होते हैं। इसके अंदर भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा, इसके अंदर भी आपको अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा, इसके अंदर भी आपको फाइनेंस बिल पास करना पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी भी नॉर्मल ईयर की तरह 1 साल की है। बस खास बात क्या है कि इस बजट को हम सिर्फ वैसे साल में लेकर के आते हैं जिस साल चुनाव का साल होने वाला है, या कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस है जो कि एक मौजूदा सरकार को एक मोरल राइट नहीं देता है। चूंकि वो जाने वाला है तो फिर उसके पास राइट नहीं है, जनता ने मर्जी बदल दिया है, जनता दूसरे पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का निर्णय ले चुका है। तो आप कुछ दिन जो लेमडक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस दौरान में आप कोई बहुत बड़े चेंज नहीं करेंगे। अगेन दिस इज नॉट अ रूल, ये कोई कानून नहीं कहता है कि आपको ऐसे ही करने की जरूरत है। ये परंपरा का पार्ट है, ये ट्रेडिशन का पार्ट है, और ट्रेडिशंस हैं मतलब कि टूटते हैं, कई बार टूटे भी हैं, कई बार टूटते हैं ना। सो अब वापस आते हैं, अंतरिम बजट क्या है? अंतरिम बजट वैसे तो एक आम बजट ही है, बस खास बात यह है कि ये चुनाव वाले वर्ष में आता है। किस मामले में ये नॉर्मल बजट से अलग होता है? नॉर्मल बजट से अलग सिर्फ इस ट्रेडिशन में होता है कि इंटरिम बजट में ट्रेडिशन रहा है कि हम बहुत बड़े चेंजेस नहीं करते हैं। मतलब जैसे सादा सादा बजट लेके आएंगे, मतलब एक नॉर्मल जो कि चलता है। पिछले साल का भी पिछले साल का भी रेलवे डिपार्टमेंट का इतना ही खर्चा था, तो इस साल कुछ बहुत बढ़ाए या घटाए नहीं है। पिछले साल का भी इंडिया में आर्मी का इतना खर्चा था, तो अब कुछ बढ़ाए हैं घटाए नहीं है। इंटरिम बजट कहने का मतलब है जैसा चल रहा था वैसा चलाइए, जब तक कि जो है सो अगली सरकार नहीं आ जाती है, राइट। सो अंतरिम बजट हर मायने में एक नॉर्मल बजट है, एक नॉर्मल बजट है। बस खास डिफरेंस इस बात का है कि ये इलेक्शन ईयर में आता है, नॉर्मल ईयर में नहीं आता है ना। और इसमें जो है आइडिया है कि आप बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं करेंगे, बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं करेंगे। आप जो है सो जैसा पिछले साल का था कुछ कुछ वैसा ही लेके चले। लेकिन फ्रिक्वेंटली इस कन्वेंशन को आप टूटते हुए देखेंगे कि इंटरिम बजट आया है, लेकिन उसमें भी ढोल नगाड़ा पीट करके 10 गो नया योजना शुरू कर दिए हैं, उसमें भी ये कर दिए। तो अगेन हो सकता है ना, बट इंटरिम बजट का आइडिया ये है। इंटरिम बजट का वैलिडिटी हम लोग क्या जाने, एक नॉर्मल बजट की तरह फुल फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जिस साल वो आया है वो उसका फुल फाइनेंशियल साइकिल तक वो वैलिड है। लेकिन एक इंटरिम बजट इलेक्शन ईयर में आया, उसके बाद इलेक्शन होने के बाद नई सरकार सत्ता में आ गई। दल मायने नहीं रखता है, हो सकता है कि पहले से जो दल रहा है वही दल जो है वो दोबारा सरकार में आ गई हो, या फिर हो सकता है कि कोई नया दल हो गया हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, चूंकि लोकसभा नया है और सरकार नई है, भले ही लोग वही पुराने हों, लेकिन उसको नई सरकार कहेंगे, और वो 20 साल में दूसरा बजट भी ला सकता है। यानी इंटरिम बजट वाले ईयर में दो दो बजट आ सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसी एग्जांपल में चल रहे हैं ना, लेट से कि अगर मान के चले कि 2023 जो है वो हमारा ये इलेक्शन का अगर ईयर हो, तो और यहाँ पे लेट से कि एक इलेक्शन हो जाए, तो क्या होगा कि एक यहाँ आएगा तो इसको इंटरिम बजट कहेंगे,
और दूसरा, जब इलेक्शन के बाद जो नई सरकार आई वो फिर दूसरा एक बजट लेकर के आएगा, वो नॉर्मल बजट कहलाएगा, उसको इंटरिम बजट नहीं कहेंगे, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैलिडिटी। क्या ये सेकेंड बजट लाना जरूरी है? जवाब है नहीं, क्योंकि इंटरिम बजट भी बजट है, अगर सेकेंड बजट नहीं भी आएगा तो ये ऐसे भी अपने फुल वैलिडिटी के लिए चलता है ना। तो आपके पास जरूरी नहीं है कि आप सेकेंड बजट लेकर के आए, लेकिन आपके पास राइट है इस ईयर में सेकेंड बजट लेके आने का, क्योंकि हो सकता है कि नई सरकार आई है, और नई सरकार आई है तो पुरानी सरकार की नीतियों में वो बड़े बदलाव चाहता है, वो ड्रास्टिक चेंज चाहता है, सो वो जो है सो पॉसिबल है। लेकिन अब बात है कि लेट से कि दोनों आ गया, तो ये दूसरे वाले का वैलिडिटी कितना होगा? जवाब है दूसरे वाले का वैलिडिटी सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर के बचे हुए रिमाइंडर तक होगा, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल से फिर नॉर्मल साइकिल जो है वो कंटिन्यू किया जा सके। तो इंटरिम बजट अगर अकेला रहता तो भी उतना ही चलता। इंटरिम बजट के बाद सेकेंड बजट आ गया, तो अगर सेकेंड बजट आ गया तो इंटरिम बजट का प्रोविजन नल एंड वॉइड, सेकेंड बजट ही चलेगा, लेकिन कितना चलेगा? जितना बचा हुआ पीरियड है सिर्फ उतना चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इस पॉइंट से एक साल नहीं देने पे चलेंगे, है ना। हमारा फाइनेंशियल जो है वो साइकिल फिक्स किया हुआ है। सो हम इंटरिम बजट समझ गए, है ना, कि इंटरिम बजट क्या है। एक बजट से थोड़ा अलग चीज है, बजट ही है, बस थोड़ा सा एक स्पेशल प्रोविजन है। एक और स्पेशल प्रोविजन की बात हम करें, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट, देखिए अभी जब थोड़ी देर पहले हम आपको ये ऊपर वाला सिस्टम जब हम समझा रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में इस मॉडल को देखते ही एक प्रॉब्लम क्लिक किया होगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस मॉडल। क्या इस मॉडल में प्रॉब्लम है? कि अगर यहाँ पे हमको परमिशन मिला, एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ, फाइनेंस बिल पास हुआ, तो इतने इलाके में हम टैक्स ले सकते हैं, इतने इलाके के दौरान जो है सो हम कंसोलिडेटेड फंड से खर्च कर सकते हैं, और ये परमिशन यहाँ पे फिर डाई आउट करता है, फिर आपको परमिशन निकालना पड़ेगा, और फिर अगला परमिशन का ये वैलिडिटी चलेगा, है ना। इसमें प्रॉब्लम का पॉइंट क्या है? ये बीच के गैप्स। जो खुद बजट वाला सेशन होगा उस दौरान में देखिए एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसे कंडीशन में बैठा है जबकि पिछले बजट का एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस एक्सपायर कर चुका है, गवर्नमेंट के पास इस पीरियड के दौरान न तो टैक्स लेने का अधिकार है, न ही कंसोलिडेटेड फंड से खर्च करने का अधिकार है। तो इस पीरियड की स्थिति क्या होगी? हम लोग पॉलिटी में हमारा जब डिस्कशन चल रहा था, तो पॉलिटी के डिस्कशन में हम लोगों ने एक आइडिया को समझा था कि इंडिया में संसदीय व्यवस्था होने के कारण, इंडिया में एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव के अंदर से निकलने के कारण स्थिति ये होती है कि इंडिया में कभी भी गवर्नमेंट शटडाउन नहीं हो सकता है। यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन हो सकता है। गवर्नमेंट शटडाउन हम उस परिस्थिति को कहेंगे जबकि सरकार के पास खुद को चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ऑथराइजेशन नहीं होता है, और हम जानते हैं कि सभी लोकतंत्रों में जो जनता का पैसा है उस पर मुख्य नियंत्रण जो है वो हम जनता को देते हैं, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी को देते हैं। तो कहीं पे भी जो बजटिंग पास होता है वो लेजिस्लेटिव सैंक्शन के द्वारा पास होता है ना। तो यूएस में चूंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, एग्जीक्यूटिव अलग इलेक्शन से निकल के आता है वो अलग चीज है, लेजिस्लेटिव अलग इलेक्शन से आता है वो अलग चीज है। तो यूएस में अगर कभी ऐसा हुआ कि उनके लेजिस्लेटिव ने एग्जीक्यूटिव का बजट पास नहीं किया, तो उनका एग्जीक्यूटिव जो है वो शट डाउन हो जाएगा। कई बार होता है, डोनाल्ड ट्रंप के समय भी हुआ था, होता है, शट डाउन हो जाता है, तो उसके एम्प्लॉय को देने के लिए पैसा नहीं होता है। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझिए और इंडियन साइड पे फोकस कीजिए। इंडिया में ऑन द अदर हैंड हम क्या देखेंगे कि गवर्नमेंट शटडाउन का कंडीशन कभी आ नहीं सकता है। गवर्नमेंट शटडाउन का कंडीशन दो कारण से नहीं आ सकता है। पहला तो कि यूएस में ये कन्फ्लिक्ट जो आपने देखा कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल सपोर्ट ही ना करे, 0% सपोर्ट आ जाए, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हो सकता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं हो सकता है।
पार्लियामेंट्री सिस्टम में चूंकि एग्जीक्यूटिव खुद लोकसभा में मेजोरिटी होने के कारण चुन करके आया है, इस चलते कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव लोकसभा से बजट नहीं पास करा पाए, क्योंकि सरकार है, क्योंकि बहुमत में है लोकसभा में, तभी सरकार है। और सरकार जब बजट लेके आएगा और लोकसभा में उसी की बहुमत है, तो उसको पास कराने में कैसा दिक्कत, राइट? सो इंडिया में एक कारण तो ये है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री व्यवस्था का होना गवर्नमेंट शटडाउन की परिस्थिति नहीं लाने देता है। यहाँ पे हम जो दूसरे टूल की बात कर रहे हैं, वोट ऑन अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में भी वैसा कंडीशन नहीं आने देने का टूल है कि वैसा कंडीशन कभी आए नहीं। देखिए, वोट ऑन अकाउंट एक नॉर्मल बजट की तरह नहीं है। यानी कि एक नॉर्मल बजट के अंदर में क्या होता है, एएफएस होता है, पिछले साल का हिसाब किताब, टैक्सेशन का सिस्टम होता है, एक्सपेंडिचर का सिस्टम होता है, इतना सब कुछ होता है। इंटरिम बजट में भी तीनों चीज होते हैं, इनकम का भी बात होगा, एक्सपेंडिचर का भी बात होगा, दोनों ही होगा। वोट ऑन अकाउंट असल में सिर्फ एक्सपेंडिचर का टूल है। ये एक स्पेशल टूल है जो गवर्नमेंट को इस दौरान, जब गवर्नमेंट के बजट सेशन के दौरान चल रहा हो, जब गवर्नमेंट के पास राइट नहीं हो, तो इस दौरान वोट ऑन अकाउंट गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च करने का परमिशन देने का टूल है। ये पहली बात तो कि ये बजट नहीं है, क्योंकि बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही होगा। वोट ऑन अकाउंट सिर्फ एक्सपेंडिचर इनेबल करने का टूल है। यानी कि वोट ऑन अकाउंट ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट कभी शटडाउन के कंडीशन में नहीं आए, गवर्नमेंट के पास कभी ऐसा नहीं हो कि ऑपरेट करने का ही फाइनेंस नहीं है ना। तो सिर्फ एक्सपेंडिचर, इसमें टैक्सेशन का बात नहीं है। वोट ऑन अकाउंट गवर्नमेंट को टैक्सेशन का राइट नहीं देता है, सिर्फ एक्सपेंडिचर का राइट देता है। कुछ कुछ एप्रोप्रिएशन बिल जैसा देता है, फाइनेंस बिल जैसा तो हरगिज नहीं देता है। इसमें एएफएस जैसा चीज तो कुछ है ही नहीं। ये कुछ कुछ एप्रोप्रिएशन बिल जैसा क्यों कहे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल जब हम पास करेंगे तो हमको शुद्ध 12 महीने का, एक फाइनेंशियल ईयर का वैलिडिटी हमको मिलता, लेकिन एप्रोप्रिएशन शॉर्ट वैलिडिटी का होता है। ये वोट ऑन अकाउंट शॉर्ट वैलिडिटी का होता है। जैसे ही आपका बजट सेशन पास हुआ, आपको नॉर्मल परमिशन मिल गया, वैसे ही वोट ऑन अकाउंट जो है वो सीज कर जाता है, फिर वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो एक स्पेशल टूल बना के रखे हुए हैं ऐसे परिस्थिति के लिए कि गवर्नमेंट जब इस कंडीशन में आ जाए कि ये ब्लैंक पीरियड में पड़ रहा है, तो क्या होगा। हालांकि वोट ऑन अकाउंट टूल का इस्तेमाल पहले हमको ज़्यादा पड़ता था, अब के समय कम पड़ता है, बल्कि पिछले कई सालों से हमने वोट ऑन अकाउंट का यूज ही नहीं किया है। वैसा क्यों? वापस आते हैं फाइनेंशियल ईयर वाले हमारे मुद्दे पे। अंग्रेजों ने लफड़ा खड़ा किया है कि हम फरवरी से मार्च को देखेंगे, वरना तो कायदे से देखिए तो जनवरी से दिसंबर जो है वो ज़्यादा सेंसिबल तरीका है एक साल को देखने का। लेकिन उन्होंने करके रख दिया, और हम क्या देखेंगे कि हमारी मजबूरी थी कि आज़ाद होने के बाद हम बहुत सिस्टम को ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते थे। इतनी बड़ी आबादी है, लोग जानते हैं कैसे काम करता है, सब सिस्टम बदल दीजिएगा तो केओस हो जाने वाला है। तो हमने कंटिन्यू किया उनके चीज को। लेकिन अभी हम भारतीय जब कॉलोनियलिज्म के मेंटालिटी से बाहर निकलने वाले सोच के दौर में हैं, जब हम कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हैं कि हम अपने कॉलोनियल पास्ट को शेड करके, उसको पीछे करके किसी तरीके से एक नए आइडेंटिटी में लेकर के आए, तो वैसे जगह पे ये ज़्यादा सेंसिबल होगा कि हमको ये फाइनेंशियल ईयर का और एकेडमिक ईयर का प्लानिंग जो है वो रीथिंक करने की ज़रूरत है। वी आर एक्चुअली ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। पिछले कई सालों से हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल साइकिल को पीछे लेके जा रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं कि रातों रात नहीं बदल सकते हैं। अगले साल अगर हम बोल दें कि जनवरी से दिसंबर करेंगे, तो देखिए इस फाइनेंशियल साइकिल के चारों तरफ सारा सिस्टम बन गया है। तो एक प्राइवेट कंपनियां हैं, तो उनका जो साइकिल है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के चारों तरफ हो गया है, क्योंकि इसी हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता है। देखिए कि लोगों की आदत बन गए हैं, पूरा इकोनॉमी उसके हिसाब से
से मॉडिफाई हो गया है। सो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जो है सो रातों रात जो है वो सारा कुछ बदल दीजिए कि कल के गए जो है सो नया फाइनेंशियल ईयर का सिस्टम इस्तेमाल में होने वाला है। आप वैसा नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रेजुअल चेंज ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो थोड़ा 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 खिसकाते जाइए और ओवर द पीरियड लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब हम वहां पहुंच गए। वी आर डूइंग दैट। हम लोग जो है सो कहाँ वो अप्रैल के साइकिल में हुआ करते थे, अप्रैल से खिसकते खिसकते हम लोग इधर फरवरी के आसपास में पहुंचे हुए हैं। और द प्लान इज कि हम जो है वो जनवरी से दिसंबर का साइकिल पकड़ लेंगे, है ना। और इस तरीके का चीज इकोनॉमिक कैलेंडर में भी हमको बदलाव चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि हमको एजुकेशनल कैलेंडर में भी बदलाव चाहिए। एजुकेशनल कैलेंडर भी ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में कुछ ऐसा ही चला गया है, राइट। ये जो हम अपने बजटिंग साइकिल को पीछे की ओर खींच रहे हैं, जो बैक की ओर खींच रहे हैं, उसका असर ये हुआ है कि हमको अब वोट ऑन अकाउंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पिछला फाइनेंशियल साइकिल खत्म होने से पहले हमको अगले फाइनेंशियल साइकिल का परमिशन मिल जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि पिछला वाला अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल अभी एक्सपायर नहीं किया है और अगले फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाए तो आपको बीच में कोई पहले वाले जैसा वो कोई ब्लैंक पीरियड नहीं निकल के आना है, जिसके लिए आपको कुछ एडिशनल कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो ये है हमारा इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। और ये नॉर्मल बजट से कैसे अलग है? नॉर्मल बजट जो है वो अलग चीज है ना, राइट। चले, तो बजट का हम लोग फंडामेंटल समझ चुके हैं। हम लोग ये समझ चुके हैं कि बजटिंग का आइडिया क्या है। प्रैक्टिकली हमारे यहाँ जो इंडिया में गवर्नमेंट बजट पास करा रहा होगा, अभी देखिए हम ये डिस्टिंक्शन नहीं ले रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है या स्टेट गवर्नमेंट का बजट है। अभी जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं हम बस बजट की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट पास कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी बजट पास कर रहा है। हाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बजाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हो जाएगा, कुछ बदलेगा। वैसा ही पैटर्न सिमिलर फॉलो करेगा, लेकिन एक डिस्टिंक्शन है। अभी आने दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग सहकारी संघवाद और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फिस्कल फेडरलिज्म के टॉपिक को देख रहे होंगे तो वी विल गेट मोर इनटू दैट, है ना। सो बजटिंग के इतने चीज से हम वाकिफ हैं। अगला चीज अब समझते हैं कि बजट अकाउंटिंग क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक बजट अकाउंटिंग। पहले तो बात यही से शुरू हो कि अकाउंटिंग कहने का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय अकाउंटिंग? देखिए, इकोनॉमिक्स में इस तरीके के दो वर्ड आपके पास आएंगे। एक होगा अकाउंटिंग और एक होगा ऑडिटिंग, ठीक है। दोनों एसेंशियल फंक्शन है। अकाउंटिंग कहने का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना, डेटा को रिकॉर्ड करना। तो लेट्स से कि हम एक फाइनेंशियल सर्वे, लेट्स से कि हम कुछ एक फाइनेंशियल ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। हम एक कंपनी है, लेट्स से कि हम एडिडासी हैं, तो हमारे पास इनकम भी हो रहा है, हमारे पास से एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। अकाउंटिंग तब कहेंगे जब अब कंपनी इस तरीके के डेटा को रिकॉर्ड करे अपने पास। तो लोग जो है सो खाता में रिकॉर्ड करेंगे, सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे भी रिकॉर्ड करें, लेकिन वो इन सभी डेटा को जब आप रिकॉर्ड करते हैं कि इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, उससे इतना पैसा आया, उस तारीख को आया, उसको उतना पैसा गया, उस तारीख को गया, जब आप ये कर रहे होते हैं तो उसको हम लेखा कहते हैं, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना करना पड़ता है। सो अगर अकाउंटिंग वो है तो ऑडिटिंग क्या होता है? देखिए, ऑडिटिंग अकाउंटिंग को वेरीफाई करने का प्रोसेस है। तो किसी ने एक डेटा मैनेज किया, लेट्स से कि उसने अपने ट्रांजैक्शंस डिनोट किए। ऑडिटिंग हम तब कहेंगे जब थर्ड पर्सन आएगा और उसने जो अकाउंटिंग में जो डेटा लिखा हुआ है उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये डेटा सही है, ये सही है, इट मेक सेंस, इसमें अकाउंटिंग एरर नहीं है, इसमें गलत सही नहीं है। तो ऑडिटिंग इज द प्रूफ रीडिंग ऑफ अकाउंटिंग, है ना। दो तरीके की चीज है। हम यहाँ पे बजट
अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ अकाउंट कीपिंग की बात कर रहे हैं कि आप डेटा को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप कैसे खाते बनाएंगे। आखिर बैंक में देखिए, कंप्यूटर में फोल्डर कोई रियल चीज नहीं होता है। हार्ड डिस्क के अंदर में कोई जगह नहीं पड़ा होता है जिसके अंदर में आप फाइल डालते हैं, राइट। वो एक इमेजिनरी चीज है जो कि हम आपके दिमाग में क्रिएट करते हैं। फोल्डर जो है वो इमेजिनरी चीज है, किसी एक के अंदर कुछ नहीं होता है, सब अगल बगल में ही होता है। आप हार्डवेयर जानते हैं, हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, राइट। वो उसी तरीके का होता है। अगेन बैंक्स में आपके अकाउंट, हम लोग अकाउंट्स के बारे में क्या जानते हैं, अकाउंटिंग वर्ड जो है सो अकाउंट से आया है। तो अगर अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो आप अकाउंट कब मैनेज करेंगे, जब अकाउंट से आने जाने वाले ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करेंगे कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया हुआ है। नाउ व्हाट इज एन अकाउंट। आपके दिमाग में एक अगर बहुत कॉमन सेंस वाला चीज लग रहा होगा तो आपको बता दें कि बैंक में कोई जगह नहीं पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक बॉक्स रखा हुआ है, आपका जो पैसा जाता है तो वहां रखा जाता है, ऐसा नहीं है। कोई एक जगह नहीं है जहां पे कि आपका पैसा रखा हुआ रहता है। पैसा तो इधर ही रखा हुआ है। अकाउंट सिर्फ सॉफ्टवेयर में, किताबों पे, कागज पे एग्जिस्ट करता है, वो एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट कहने का मतलब है एक आपके नाम से हम एक सेक्शन जो है सो ओपन कर देंगे। अब उसके अंदर क्या है कि आप जितना भी हमको फी दे रहे हैं वो जो है सो उसके अंदर में रिकॉर्ड करता चल रहा है। तो ये आपका अकाउंट हुआ, राइट। तो अकाउंट एक इमेजिनरी चीज है, वो पेपर में मैनेज किया हुआ चीज है, कहीं पे एक्चुअली आप पैसा को रखते नहीं है ना। सो ये सारे अकाउंट्स, बैंक के अकाउंट भी, अगर आपको लगता है कि आपका बहुत मेंटल परसेप्शन जो है वो इससे गड़बड़ा जाएगा कि अकाउंट जो है वो रियल चीज नहीं है, तो फॉरगेट इट, वो मायने नहीं रखता है। हम जो बात करने जा रहे हैं या फिर आपके लिए ये मायने नहीं रखता है कि ये इल्यूजन आप रखें या नहीं रखें कि अकाउंट रियल होता है कि फर्जी होता है। वो फ्लोट, वट एवर फ्लोट्स योर बोट, है ना। तो अगर मान लीजिए कि आप अकाउंट ही समझ रहे हैं तो आखिर पैसे जो हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, अलग अलग अकाउंट में रखे जाते हैं, राइट। बजट में भी पैसे हैं, बजट में भी खर्चे का हिसाब किताब है, इनकम भी है, एक्सपेंडिचर भी है। तो बजट को आप किस तरीके से अकाउंट्स में मैनेज करेंगे, क्योंकि सब चीज एक अकाउंट में तो नहीं होता है ना। आपके पास एक पर्सनल अकाउंट जो होगा वो अलग होगा, कल के गए आपका सैलरी अकाउंट होगा वो अलग होगा, उसके अलावा अगर आप कुछ ट्रेडिंग अकाउंट चला रहे होंगे तो वो अलग आपका अकाउंट होगा। तो आप जैसे जैसे एक इकोनॉमिक जनरेशन के कैपेसिटी में पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे यू विल बी हैंडलिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ अकाउंट। आप अलग अलग तरीके के अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होंगे, है ना। अकाउंट का आइडिया जो ये कॉमर्स वालों ने निकाला है बहुत लाजवाब आइडिया है, क्योंकि आपको कंपार्टमेंट्स मिलते हैं स्टोर करने के लिए। आप रैंडमली खाली आप सीरियल ऑर्डर में अगर आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे होते तो उसका सेंस बना पाना, और खास करके अगर डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसका सेंस बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अकाउंटिंग एक नीट ट्रिक है जिसमें हम क्या करते हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं, सर्टेन टाइप के चीजों को अलग निकाल रहे हैं और ग्रुपिंग कर रहे हैं, राइट। सो बजट में भी हमको अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, पब्लिक फाइनेंस है, जनता का पैसा है, ऐसी हवा में तो उड़ेगा नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए, है ना। अब बजट अकाउंटिंग कैसा दिखता है, बजट का खाता जो है वो कैसा दिखता है। देखिए, बजट को फंडामेंटली हम दो खातों में तोड़ते हैं। पहला खाता हुआ रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा खाता हुआ कैपिटल अकाउंट। याद है कल हम आपको वार्न किए थे कि ये रेवेन्यू वर्ड जो है वो बड़ा ट्रबलसम वर्ड है, क्योंकि अगर रेवेन्यू के शाब्दिक अर्थ में आप जाइए तो इसका मतलब इनकम होता है, वो प्राप्ति होता है। लेकिन बजट अकाउंटिंग, और सिर्फ इस जगह हम वार्निंग दे रहे हैं, सिर्फ इस जगह और कहीं दूसरी जगह नहीं, कहीं पे इस जगह पे ये जो रेवेन्यू लिखा हुआ है और ये जो कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ रेवेन्यू को इनकम नहीं समझेंगे। ये इट्स अ नेम ऑफ एन अकाउंट। इस अकाउंट का नाम है रेवेन्यू अकाउंट। इसके अंदर में इनकम भी होगा, उसको हम रिसिप्ट कहेंगे, रेवेन्यू नहीं कहेंगे। इसके अंदर में एक्सपेंडिचर भी होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर इस खाते में भी होंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर इस खाते में भी होंगे। तो एक खाते को हम रेवेन्यू अकाउंट कह रहे हैं और एक तरीके के खाते को हम कैपिटल अकाउंट या पूंजीगत खाता कह रहे हैं, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। सो ये खातों को हमने अलग अलग क्यों किया है।
राजस्व खाते के अंदर में हम वैसे ट्रांजैक्शंस रखेंगे जो कि 1 साल के अंदर में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में सेटल हो जाने वाले हैं। तो ये शॉर्ट टर्म वाले ट्रांजैक्शन जो हैं वो राजस्व खाते में देंगे। अब शॉर्ट टर्म में जो सरकार को प्राप्ति हो रही है वो रिसिप्ट में जाएगा। शॉर्ट टर्म में 1 साल के अंदर में सरकार जो खर्चा कर रहा है वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन इसमें कैसे ट्रांजैक्शन जाएंगे जो कि एक फाइनेंशियल ईयर का ही कैपेबिलिटी रखते हैं। इससे उल्टा कैपिटल अकाउंट, अगेन यहाँ पे कैपिटल वर्ड पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस नहीं दीजिएगा। कैपिटल कहने का मतलब हम यहाँ पे पूंजी की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक अकाउंट का हम नाम दे रहे हैं, इसका हम एक नेम से कॉल कर रहे हैं और वो नेम है कैपिटल अकाउंट। फंडामेंटली इसमें किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स जाएंगे, अब तक आपको फ्लेवर समझ में आ गया होगा, जो कि 1 साल से ज़्यादा के पीरियड के ट्रांजेक्शन है ना। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि लॉन्गर पीरियड का है, 1 साल से ज़्यादा चलने वाला है, वो जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और एक फाइनेंशियल ईयर में जो सेटल हो जाने वाला है वो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। दोनों ही के अंदर में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, प्राप्ति और व्यय है कि पैसा आएगा कहाँ से, जाएगा कैसे। यहाँ पे भी प्राप्ति है और यहाँ पे भी प्राप्ति है, लेकिन इस प्राप्ति और इस प्राप्ति में अंतर क्या है, ये 1 साल के अंदर होने वाला प्राप्ति है और ये जो है सो 1 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा पीरियड में होने वाला प्राप्ति है। सिमिलरली यहाँ पे भी खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे भी खर्चा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये 1 साल के अंदर सेटल होने वाला एक्सपेंडिचर है, ये 1 साल से ज़्यादा में सेटल होने वाला एक्सपेंडिचर है, राइट। ओके, सो हम लोग एक इस अकाउंट का जो है बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात हो जाए, लेट्स से कि देखिए ये अकाउंटिंग का सिस्टम है ना, अकाउंटिंग का सिस्टम हमेशा प्लस माइनस पे काम करता है। प्लस माइनस सिस्टम इसको कहते हैं। प्लस माइनस सिस्टम मतलब क्या है कि आप रूल एक ही रखेंगे, बस कभी अगर आपकी तरफ आ रहा होगा तो उसको प्लस में लिखेंगे, और कभी जब आपसे दूर जा रहा होगा तो उसको माइनस में लिखेंगे। इसको आपको अलग करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये बजट अकाउंटिंग भी असल में प्लस माइनस के सिस्टम को फॉलो करता है। एग्जाम्पल कुछ दे दें, सरकार का इस साल का जीएसटी कलेक्शन का, जीएसटी हर साल कलेक्ट किया जा रहा है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, 1 साल से कम का है, यानी कि वो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, ये बात तो पक्की है, कैपिटल में नहीं जाएगा। और उसमें भी कहाँ जाएगा, ये रिसिप्ट में जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू, ये जो जीएसटी है वो रिसिप्ट है, और किस साइन में लिखाएगा, प्लस में लिखाएगा, राइट। एक और देखिए, सरकार ने इस साल मनरेगा योजना पर 2,000 रुपए खर्च किए, ये भी बजट का पार्ट है। ये कहाँ जाएगा, इस साल की बात हो रही है, मतलब रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जाएगा, रेवेन्यू के अंदर एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, ये 1 साल के अंदर में। लेट से अगर हम आपको कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पुल निर्माण के लिए 5 साल के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जब बजट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो एक्सपेंडिचर होगा। और वही जब स्टेट गवर्नमेंट का जब हम बजट बना रहे होंगे तो उसमें वही वाला नंबर इसके रिसिप्ट में दिखाई पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का रिसिप्ट, अगर दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो प्लस माइनस सिस्टम कहने का मतलब यही है कि सबका जोड़ दीजिए तो मामला 0 आना चाहिए, है ना। सो यू गेट द बेसिक आइडिया कि बजट के अंदर हमारा अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर में तोड़ते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में कैपिटल अकाउंट में गवर्नमेंट के रिसीव 75 तरीके के होते हैं। गवर्नमेंट जो है वो कई चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के कई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म का प्राप्ति कई जगह से होता है। अभी के समय हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अभी के समय हम इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट टर्म के प्राप्तियाँ। शॉर्ट टर्म के प्राप्ति जो यानी कि 1 साल के अंदर होने वाले प्राप्ति, वो इस रिसिप्ट में जाएंगे, और इस रिसिप्ट का फंडामेंटली 2 सब क्लास टूटता है। कौन कौन सा, पहला
टैक्स, देखिए टैक्सेस किस तरीके के ट्रांजेक्शन है, टैक्सेस का नेचर क्या है, वो तो एक साल के अंदर का चीज है ना। फाइनेंस बिल पास हुआ है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको परमिशन मिला है, तो टैक्सेस तो खैर एक साल का चीज है। तो कोई भी टैक्स का मामला तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप सभी जो हैं वो ये डेरिवेशन कर सकते हैं। टैक्स रेवेन्यू अकाउंट के रिसिप्ट में जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक तरीके का रिसिप्ट है। वैसे शॉर्ट टर्म के दूसरे रिसिप्ट जो कि टैक्स नहीं है, उनको हम नॉन टैक्स बना करके एक सेपरेट हेड के अंदर किनारे रख रहे हैं। टैक्सेस को देखिएगा तो टैक्सेस हम अगले सेक्शन में हम लोग टैक्सेस पे उतरने वाले हैं। टैक्सेस आप क्या देखेंगे कि दो ग्रुप में टूटता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इसमें ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग का अगला सेक्शन जो है वो टैक्सेस, यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ेंगे। रेवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंडिचर जो हैं वो पहले प्लान्ड और नॉन प्लान्ड हुआ करते थे, लेकिन इसको लिख करके काट दीजिए, 2017 किनारे में लिख दीजिए, क्योंकि 2017 से पहले गवर्नमेंट इस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू अकाउंट में क्लासिफाई करता था कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। 17 के बाद से बंद कर दिए, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है। हम लोग जब रियल बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी स्टेट एग्जाम के लिए स्टेट गवर्नमेंट का जब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली वो रियल डॉक्यूमेंट जो है वो कैसा निकल करके आता है, राइट। तो रेवेन्यू अकाउंट ऐसा देखता है और कैपिटल अकाउंट ऐसा देखता है। इसी के साथ हमारा बजट का मामला जो है वो ख़त्म होता है। हम लोग बजट के आइडिया पे बात कर चुके हैं। यहाँ से आगे फिर हम लोग का डिस्कशन अब टैक्स में जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टैक्स पॉलिसी शुरू करेंगे। हम लोग टैक्स से मिलेंगे, टैक्स क्या होता है, कब से रहा है, थ्रू आउट हिस्ट्री टैक्सेस कैसे बदले हैं, और अल्टीमेटली आज के समय इंडिया का टैक्स सिस्टम कैसे है, इसके डिटेल्स क्या हैं, दुनिया के बाकी के टैक्स सिस्टम से कंपैरिजन में हम कहाँ पे खड़े हैं। बाकी अदर देन दैट इस आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखेंगे, यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज के टॉपिक से किसी के पास अगर रेलिवेंट क्वेश्चन है तो प्लीज रेज, वरना बाकी का चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में उठाएंगे। चैट में प्लीज अपने क्वेश्चंस को टाइप कीजिए इफ यू हैव अ क्वेश्चन, और अगर नहीं भी क्वेश्चन है तो प्लीज अश्योर कि एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, फिर अगर कोई इशू नहीं है तो फिर आप लोग को अगर आगे कोई अगर इशू होता है तो आप लोग ऐप में जो हमारे पास डाउट के लिए ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पे डाल सकते हैं, एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर, है ना। आज के डिस्कशन को यहीं पे रखेंगे। हैव अ गुड नाइट, और कल हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड नाइट।